ये बात 1970 की है। एक जज साहब की तैनाती होती है जिनका नाम होता है एन के चौधरी। जैसे ही एन के चौधरी अपने सरकारी बंगले में जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं कि मैं यहाँ रह नहीं पाऊँगा। पूछा जाता है कि यहाँ क्यों नहीं रह पाओगे, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भूत रहते हैं। उन्होंने जैसे ही उच्च अधिकारियों को, जैसे ही अपनी सरकार को ये बात पहुँचाई, तो उनका बंगला खाली करा दिया गया। उनके बाद फिर दूसरे जज की नियुक्ति होती है, तो दूसरे जज ने भी यही कहा कि यहाँ पर भूत रहते हैं। अब उस सरकारी बंगले को लोग सरकारी बंगले के नाम से कम और भूत बंगले के नाम से ज़्यादा जानने लगे। सरकार ने उस बंगले को तोड़वा कर उसकी खुदाई जब कराते हैं तो उसमें से 4 लाशें निकलती हैं, और जैसे ही 4 लाशों की बात सामने आती है तो इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है और पता चलता है कि एक जज ने ये चारों कत्ल किए थे। जैसे ही इस मामले की सुनवाई होती है, उसके बाद जज को ये सज़ा सुना जाती है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक क्या इनके प्राण ना निकल जाएं। ऐसा ही होता है। संभवतः भारत के इतिहास की ये पहली ऐसी घटना है जिसमें किसी जज को फांसी की सज़ा न केवल सुनाई गई हो बल्कि तख्ते पर भी चढ़ा दिया गया हो। ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ऐसे बताया जाता है कि किसी जज को कभी फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। आज कहानी उस बंगले की है, आज कहानी उस जज की है। आखिरकार पूरा मामला क्या था, इसी पर ही प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है असम प्रदेश का एक ज़िला है धुबरी। दरअसल इसी की ये सच्ची घटना है। एक पुलिस वाला अपनी बहन को तलाश करता करता कभी इस शहर तो कभी उस शहर लगातार दौड़ रहा था, भाग रहा था। लोगों के पास जाता था और जाकर बोलता था कि मेरी बहन है और 3 भांजियाँ हैं, दरअसल वो मिल नहीं रही हैं, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। उस पुलिस वाले ने जैसे ही अपने मुखबिर लगाए हुए थे तो मुखबिर से सूचना मिलती है कि पश्चिमी बंगाल में एक दार्जिलिंग ज़िला है और उसी का एक बड़ा ही मशहूर, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक सेबाय होटल का एक कमरा नंबर 3 है, वहाँ पर आपको जाना चाहिए। जैसे ही उस पुलिस वाले को ये सटीक इन्फॉर्मेशन मिली थी तो वो पुलिस वाला 8 अगस्त 1970 को कई पुलिस वालों के साथ जब जाता है सेवाय होटल के कमरा नंबर 3 का दरवाज़ा खटखटाता है, तो दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक बुज़ुर्ग व्यक्ति इसमें से बाहर निकलता है। जैसे ही बुज़ुर्ग व्यक्ति निकलता है तो वो पुलिस वाला कहता है कि ये मेरा बहनोई है जिसको मैं कई महीनों से ढूंढ रहा हूँ। पुलिस वाले उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, उससे बातचीत कर रहे थे और बातचीत करने के बाद उससे बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि जो मेरी बहन है पुतुल वो कहाँ हैं, जो मेरी भांजी हैं नीलू, लूना, बफोंत, ये कहाँ हैं, बस इनके बारे में बता दो। हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा तुमसे कोई फसाद नहीं है। उस पुलिस वाले ने बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आराम से, बड़े ही तसल्ली से पूछा। दरअसल वो व्यक्ति जिससे पूछा जा रहा था, उस व्यक्ति का नाम उपेंद्र नाथ राजखोवा होता है, जिसकी अभी हाल ही में यानी कि कुछ दिन पहले ही वो रिटायर्ड हो चुका था, क्योंकि धुबरी ज़िले में उसकी पोस्टिंग थी जज के रूप में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में वो था। अब फिलहाल तो रिटायर हो चुका था, लेकिन पुलिस वाले फिर भी जज साहब की वजह से बड़ी इज्जत से पेश आ रहे थे। अब जब जज साहब से पूछा जा रहा था कि ये 4 लोग जो गायब हैं, यानी कि 4 महिलाएं जो गायब हैं, इनके बारे में जो जानकारी आपके पास है वो बता दो। वो कहते हैं कि दिल्ली में मेरा एक भाई है, ये चारों के चारों उन्हीं के पास हैं। अब पुलिस ने ये कोशिश की ये पता करने की आखिरकार दिल्ली में कोई भाई है, वहाँ पर हैं कि नहीं है। तो वहाँ से पता करने की जब कोशिश की, तार वार भेजे गए, बहुत मुश्किलों के बाद ये पता चला कि यहाँ तो कोई महिला आई ही नहीं है, जो जज साहब के परिवार से बिलोंग करते हैं वो कोई है ही नहीं। उन्होंने कोई और बहाने बनाए और बहाने बनाने के बाद आखिरकार पुलिस परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद जज साहब को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लेती है, क्योंकि जज साहब सही से जानकारी दे नहीं रहे थे, सही से बातें बता नहीं रहे थे। इसी बीच में जब जज साहब को गिरफ्तार करने की बात आती है तो जज साहब कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बदल कर अंदर से आ रहा हूँ, जैसे ही कपड़े बदल के आऊँगा आप मुझे यहाँ से आराम से ले जाना। जैसे जज साहब कमरे के अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद कपड़े बदलने में काफ़ी वक्त लग जाता है, यानी कि 5-7 मिनट से ज़्यादा जब वक्त लग जाता है तो पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जज साहब यहाँ से भाग जाएं। जैसे ही अंदर जाकर उनका जो साला होता है पुलिस वाला, वो जाकर देखता है कमरे के अंदर, तो जज साहब बेड पर पड़े हुए थे और उन्होंने अपने पेट में खुद से चाकू मारा हुआ था। बहुत गहरा ज़ख्म था और गहरा ज़ख्म होने के बाद उन्हें आनन फानन ही वहाँ से जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है। और जैसे ही उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है, अभी उन्हें ठीक से होश नहीं था, बोलने की स्थिति में नहीं थे, और इसी बीच में उनके कमरे की तलाशी ली जाती है। कमरे की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मिला हुआ था और उस कागज़ के टुकड़े पर लिखा हुआ था पुतुल, नीलू, लूना, बफोंत।
अब इस दुनिया में है नहीं तो मैं जी के क्या करूँगा। जैसे ये बात लिखी हुई थी पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस इस चक्कर में लग जाती है कि आखिरकार जब ये नहीं है तो हैं कहाँ, इनकी लाश कहाँ पर हैं। बस यही पुलिस पता निकालने की कोशिश कर रही थी। यही वो पुलिस वाला भी पता निकालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसमें एक उसकी बहन थी, 3 उसकी भांजियाँ थीं। अब जब जज साहब को होश आता है तो जज साहब से पूछा जाता है कि कहाँ हैं। उनके बारे में जब पुलिस अपनी तरीके से सख्ती से जब जज साहब से पूछती है तो जज साहब आखिरकार टूट जाते हैं। जज साहब ने कहा कि वो सरकारी बंगले के अंदर उनकी लाश दबी हुई हैं, वहीं पर पता चलेगा। अब जैसे ही सरकारी बंगले के अंदर लाश दबी हुई हैं तो सबसे पहले पुलिस के सामने यही बड़ा सवाल था कि एक बुजुर्ग जज आखिरकार गड्ढा खोद के उन्हें दबा कैसे सकता है। आखिरकार पुलिस ने बाकी जांच के बारे में सोचा। उन्होंने कहा पहले लाश देखते हैं। 11 अगस्त 1970 को जब उस बंगले के अलग अलग गड्ढे खुदवाए गए तो 2 गड्ढों के अंदर 4 की 4 लाशें निकल आती हैं। उनकी जब शनाख्त कराई जाती है तो उनके कपड़ों के आधार पर, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पर, क्योंकि वो लाश काफ़ी गल चुकी थी, वो आखिरकार उन्हें पहचान लिया जाता है और चारों की चारों लाशें होती हैं। दरअसल जो पुलिस वाला होता है उसकी बहन यानी कि पुतली उर्फ पुतुल राजखोवा, उसकी एक भांजी होती है जो सबसे बड़ी भांजी हुई थी, जिसका नाम कुमारी निर्मली उर्फ लीनू, और तीसरी भांजी होती है जोलानी उर्फ लूना राजखोवा, और चौथी भांजी होती है उसकी रूपाली उर्फ रूपरेखा उर्फ भंटू राजखोवा। इन चारों की लाश मिल जाती है। अब पुलिस की जिम्मेदारी थी कि आखिरकार ये कैसे गड्ढा खोदा गया, क्यों हत्या की गई, कई तरह के सवाल थे। अब पुलिस इन सवालों के जवाब में जुड़ जाती है। पुलिस ने जब अलग अलग लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो पूछताछ करने के पर पता चलता है कि 2 गड्ढे खोदे गए थे और 2 गड्ढे भी सरकारी अधिकारी यानी कि जो उनके साथ जुड़े हुए चपरासी थे, जो उनके साथ काम करते थे, जो उनके लिए खाना बनाते थे, उन्हीं से ही जज साहब ने गड्ढे खुदवा लिए थे। और 2 गड्ढे वो इसलिए खुदवाए थे गहरे गहरे ताकि वो उसमें कुछ काम कर सकें, फूलों की खेती कर सकें। इस तरह के कोई बहाने लिए गए। और जब तक जज साहब नहीं कहते थे कि रुक जाओ, तब तक उन चपरासी बाकी अर्दली जो होता था उनकी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि जज ने जो आदेश दिया है उनको मान नहीं था। गलती से उन्होंने गड्ढे खोद दिए थे। पता चलता है जब पुलिस जांच कर रही थी 10 फरवरी 1970 को ये पति जो इसकी पत्नी होती है और बड़ी बेटी होती है लीनू, आखिरकार वो 10 फरवरी 1970 तक सुबह के समय तक देखी गई थी। उससे पहले तो देखी नहीं, इसके बाद कभी देखी नहीं गई थी, क्यों जब उनसे चपरासी से बाकी लोगों से पूछताछ की गई। बाकी 2 बेटियों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वो तो यहाँ रहती ही नहीं थी, वो गुवाहाटी में रहती थी, वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस जज ने उन दोनों बेटियों को भी धोखे से बुलवाया और उनको 25 फरवरी 1970 तक देखा गया था, उसके बाद नहीं। यानी कि पहले जो पत्नी और बेटी की हत्या हुई थी वो 10 फरवरी को उनके शव दफना दिए गए थे। साथ ही 25 फरवरी 1970 को जो दोनों छोटियां बेटी थीं, उन दोनों बेटियों की लाश दफना दी गई थी। गड्ढा तो खुदवाया गया था कर्मचारियों से फूलों की खेती करने के बहाने से, लेकिन गड्ढा वो उसे बंद करने में उनकी खुद की भूमिका थी। जज ने खुद ही, इन कर्मचारियों ने देखा था कि ये इस तरह से उनके कपड़े भी मिट्टी में सने हुए थे, कपड़े उन कर्मचारियों ने धोए थे। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि एक उमेश वैश्य जो उनका अर्दली होता है उसकी भी इस हत्याकांड में पूरी भूमिका रही थी। पुलिस ने इस मामले में बड़ी ईमानदारी के साथ जांच की और हर एक छोटे से छोटे पहलू पर इसमें सबूत जुटाने की कोशिश की। लगभग 55 ऐसे गवाह मिलते हैं जो जज साहब के खिलाफ जाते हैं। जब 55 गवाहों से गवाही दिलवाई जाती है तो निचली अदालत में जब केस जाता है तो निचली अदालत में जज साहब पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। और सुनवाई के दौरान, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है तो कटघरे में खड़े होने के बाद जज साहब, जिनका नाम होता है उपेंद्र नाथ राजखोवा, वो जाकर सबके सामने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और उसके बाद उस केस की सुनवाई होती है। तो उन्हें देखकर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल ठीक हैं और इनका जो मानसिक संतुलन है पूरी तरह से ठीक है। हालांकि इस केस की सुनवाई से पहले उन्होंने एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की लीला को ख़त्म करने की, समाप्त करने की कोशिश की थी और इसीलिए उन्हें हर वक्त सुरक्षा की श्रेणी में रखा जाता था, कहीं ऐसा ना हो कि जज साहब के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। जब ये अदालत में, इस निचली अदालत में इस केस की सुनवाई चल रही थी, सुनवाई पूरी होने के बाद लगभग 1 साल तक इस केस की लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जज साहब ने इन्हें, यानी कि उपेंद्र नाथ राजखोवा को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाया और कहा कि इन्हें जब तक इनकी प्राण न निकल जाएं तब तक इन्हें फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए। 55 गवाहों की गवाही और सबूतों के आधार पर जब इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, कुछ वक्त बीत जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट में अगर अपील की जाएगी तो शायद
यहाँ से कुछ सज़ा कुछ कम हो सकती है। इसके बाद जज उपेंद्र नाथ राजखोवा हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं और हाई कोर्ट की शरण में जाने के बाद अपील करते हैं और कहते हैं कि साहब मेरी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इस सज़ा को बरकरार रखा और सबूतों के अभाव के चलते जो इनका अर्दली होता है, जिसका नाम होता है उमेश वैश्य को बिना सबूतों की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है और जज इसमें मुख्य आरोपी होते हैं। हाई कोर्ट में भी जाते हैं लेकिन हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती। इसके बाद जज साहब रुख करते हैं, यानी कि पूर्व जज साहब रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाती है। सुनवाई करने के बाद कई तारीखें पड़ती हैं, तारीखें लगातार पड़ रही थी और ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था कि भारत के इतिहास का पहला ऐसा जज है जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई है और वो जज अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए लगातार अपील पर अपील कर रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी उन सज़ा को बरकरार रखता है और कहता है कि इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटका कर रखा जाए जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाए। आखिरकार जज को एक और आखिरी रास्ता था, राष्ट्रपति के यहाँ अपील करके उनकी सज़ा कुछ कम हो सकती थी। जब राष्ट्रपति ने पूरे इस मामले की सुनवाई की, देखा और देखने के बाद उनसे यही जानने की भी कोशिश की गई थी कि आखिरकार उन्होंने हत्या क्यों की। लेकिन जहाँ जहाँ तक भी बात पहुँचती थी, जज ने कभी अपना मुंह नहीं खोला कि अपने 3 बेटियों और पत्नी की हत्या आखिरकार क्यों की थी, इसके पीछे क्या वजह थी। फिर राष्ट्रपति ने भी उनकी जो सज़ा थी उसको बरकरार रखा और 14 फरवरी साल 1976 को ये तारीख तय कर दी गई थी कि इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इसके लिए असम का ही एक ज़िला है जोरहाट, और जोरहाट के ही एक जेल है, उसी जेल के अंदर इनकी फांसी की तैयारी की जाती है और फांसी की तैयारी करने के बाद इनसे आखिरी ख्वाहिश भी पूछी जाती है। आखिरी ख्वाहिश तो खैर ये कुछ भी नहीं बताते, लेकिन ये बात इनसे फिर से पूछा जाता है। जो साला होता है इनका, वो इनसे सवाल करता है कि कम से कम इतना तो बता दो कि तुमने मेरी 3 भांजी और बहन की हत्या क्यों की थी, बस मैं ये जवाब जानना चाहता हूँ। लेकिन जज ने मरते मरते भी अपनी इन 4 जो हत्याएं की थीं इसके पीछे की वजह का कभी खुलासा नहीं किया और ये राज हमेशा हमेशा के लिए उस जज के साथ दफन होकर रह गया। और फिलहाल ये मैंने जब इस मामले में जांच पड़ताल की कि इससे पहले भी कहीं किसी को फांसी की सज़ा हुई है किसी जज को, तो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी जज को हत्या के लिए फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आज श्याम बहादुर गुप्ता हैं और उनकी पत्नी रेणु गुप्ता, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राकेश दत्त शर्मा, श्रीकांत सिंह, हरिनारायण सिंह, राजीव जैन, मनीष राठौर, संजय सिंह, अंबिका पांडे, मोहम्मद महबूब, इंद्र सिंह, रणधीर सिंह, चेतन, रतनलाल, पूनम गुप्ता, गजेंद्र सिंह, पिंटू राम, सत्यम यदुवंशी, पवन जोशी, शादाब सैफी, अमित सोलंकी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।